ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग पंचकोश ज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। ये इस पे दूसरा वीडियो है। इसका शीर्षक हम ऐसा रख सकते हैं, पंचकोश अन्नमय कोश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक तो उस समय का वो समय था उसको स्टडी किया था। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आई थी दोस्तों, वो था फादर सन रिलेशन। ये परिवार, ये संबंध, रिश्ते, ये जो हमारी भारत की परंपरा की बहुत ही एक गूढ़ और अमूल्य चीज़ है। तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था दोस्तों। ये सोशल इंजीनियरिंग का बेस है दोस्तों। इसको आप बहुविधि अपने ध्यान में रखना दोस्तों। इससे बहुत चीज़ें नहीं तो मिस हो जाती हैं। हमारे तो यहाँ फादर को पहला गुरु माना गया है। जो सांख्य की कैवल्य ज्ञान में बात करते हैं, अब उनसे पूछिए आप, पहला गुरु कौन हुआ? कौन है आपका पहला गुरु? कहाँ से आए हो आप? कैसे आ सकते हो दैट वे? ये ब्रह्मा का अवतार माना गया है फादर को, और माँ को विष्णु जी का, क्योंकि वो आपको पालती है। गर्भाधान उसमें होता है। और दूसरा हमने जो स्टडी की थी दोस्तों उस समय की, व्हाट इज द प्रीवेलेंट एक्सपेंस ऑफ स्टडीज इन सर्च ऑफ दैट अनडाइंग एलिमेंट। कितनी विधि से उस समय उस आत्मा, उस जीवात्मा, उस परमात्मा तत्व को समझा गया था। वेद, वेदांत, सांख्य, योग और बीच में ये पंचकोश ज्ञान, ये अपने में एक कंप्लीट विधा है दोस्तों। जस्ट थिंक दोस्तों, वी आर प्रोफेशनल्स कि आज क्या है एक्सपेंस प्रिविलेंट। जरा सोचना दोस्तों, जैसे उस समय माना ये सब था, तो आज के तारीख में, हमारे समय में, हमारे काल में, व्हाट इज द प्रिवेलेंट एक्सपेंस ऑफ स्टडीज? पता नहीं। एंटरटेनमेंट में क्या है पता नहीं, स्टडीज में क्या है, यू नो, आई कैन नॉट से। न्यूज़ में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है? सो दैट इज द क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन। और तीसरी चीज़ हमने स्टडी की थी कि उस समय के जो भी मतलब ज्ञानी लोग थे, जो उस समय की दुनिया को चलाने वाले लोग थे, देयर नीड टू एस्क्राइब साइंस टू दिस सर्च। तो दोस्तों, ये है सोशल इंजीनियरिंग का एक बेसिक स्ट्राटा, जिस पे हमें वर्क करना ही चाहिए। अब इसके आगे दोस्तों, तो ये हमने जान लिया था, ये भृगु और वरुण के बीच के वार्तालाप की ही पूरी दास्तान है। जो भृगु थे, ये ब्रह्मा जी के प्रजापति थे, पुत्र थे, जो हमने लीनियज में कवर किया था। जैसे करदम जी भी थे। अंगिरा के ये सहोदर भाई थे। तो ये जो थे भृगु जो थे, और वरुण इनके पिता थे। दोस्तों, ये जो हम फादर सन रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसको ज़रा ऐसे समझिएगा कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें श्वेत केतु का, या नचिकेता का, या सुखदेव जी का, जैसे उस टाइप के एग्जाम्पल्स। अगर ये फादर जो ब्रह्मा है किसी जीव का, किसी छोटे शिशु का, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है, उसमें और बेटे में अगर संवाद ना हो, संवाद होने की संभावना ना हो, उसका मन ना हो, ऐसा समय ना हो कि आपस में उनमें संवाद हो, एक चाहे और दूसरा भी चाहे, एक चाहे तो दूसरे के पास चला जाए। अगर ये मिस हुआ तो दोस्तों समझो क्या मिस हुआ। जिसको हम तत्व कहते हैं, रूट एलिमेंट कहते हैं दोस्तों, वही मिस हो गया। तो ये दोस्तों इंडिकेटर्स नहीं, ये प्रूफ्स हैं ऑफ आवर वेरी पेनफुल लाइफ। और ये प्रूफ हैं कि
रास्ता दिखाने वाले कि हाउ वी कैन रिकोर्स, रिकोर्स कहाँ है इसका, उसके बारे में। भृगु का एक प्रश्न, अब ये वेद पढ़ाए हैं श्वेत केतु की तरह, गुरुकुल कॉलेज कर आए हैं। प्रश्न दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न, ये संसार किस चीज से निर्मित है? क्या लोगों की डिमांड थी? क्या बच्चों की डिमांड थी? माइंड में क्या चलता था? व्हाट इज दिस यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ? मतलब ब्रह्म ये है क्या? ये ब्रह्म चीज क्या है? वस्तु क्या है? Brahm was not discussed as a creator. Brahm was discussed as a scientific thing in those days. यदि तो पिताजी ने उसे कुछ कहा, क्या कहा, ये हम जब ये पंचकोश की यात्रा करेंगे तो मैं आपको नेचुरली वो तो बताऊंगा ही। तो आप एक चीज समझिए कि एक बच्चे का एक प्रश्न, और अगर पिता ने उसका उत्तर ना दिया होता, उसके साथ में इन्वॉल्व ना किया होता, या उस समय की ये सच ना होती, तो ये पूरी चीज पैदा ही नहीं होती। समझ रहे दोस्तों? तो ये भृगु, महर्षि भृगु, फिर अपने इस चैप्टर्स को पूरा करने के बाद जब पंचकोश ज्ञान पैदा हो ही गया, तो इन्होंने क्या क्या रचा दोस्तों? भृगु संहिता ज्योतिष, ये आज तक मान्य है। हर एक जो है ना, हमारे यहाँ पंडित बैठा हुआ एक, उसके पास भृगु संहिता ज्योतिष की अभी तक मिल जाती है। उसमें से देख कर ही वो आपका भविष्य बताता है। भृगु संहिता शिल्प, भृगु सूत्र, भृगु उपनिषद, ये सब दोस्तों आज भी उपलब्ध हैं। कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। नेपाल में ये आज भी उपलब्ध हैं ताम्रपत्र में। अब आप लोग प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों, प्लीज़ इसको स्वयं स्टडी कीजिएगा, नहीं तो मेरा तो ये 15, 20, 25 मिनट का वीडियो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है जनरल्स को ही डिस्कस करने में। फिर इनकी भृगु स्मृति है, जो आधुनिक मनुस्मृति है, क्योंकि मनु इन्हीं के पुत्र थे, इनके वंश में कहीं ना कहीं पुत्र थे इनके। तो आधुनिक मनुस्मृति जो है वो भृगु स्मृति थी। दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, ये सतयुग अभी आया नहीं है। याद रखिएगा कि प्रजापति हैं ये लोग, इनके ऊपर देव थे। देव के बाद ऑफकोर्स वो 8 सर्ग हुए थे, और इसके बाद ही कहीं ना कहीं देवासुर संग्राम हुआ था। इसके बाद ही धर्म सर्ग आया था, इसके बाद ही फिर मैथुन सर्ग आया था। तो ये उस समय की बातें हैं। और उसके बाद फिर सतयुग और फिर त्रेता ये आए थे। भृगु ने धरती पर अग्नि को प्रदीप्त करना, इसको प्रज्वलित करना, इसकी साइंस, इसका ज्ञान, इसका उत्पादन करना, इसका उपयोग करना अग्नि का, ये लेके आए थे। ये इसके फर्स्ट ऋषि थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे। अग्नि की उपासना भृगु कुल में ही थी, वहीं से आई थी। और दोस्तों ये भृगु कुल जो था, ये जो आज का ईरान है ना दोस्तों, ये वहाँ कहीं पनपी थी ये चीज़। ईरान से लेकर के समझ लीजिए गुजरात तक, उत्तर प्रदेश अभी ना जोड़िए इसमें, ये इनका एरिया था जहाँ पर भृगु वंश, भृगु कुल आगे बढ़ा था। बड़ा वंश था इनका दोस्तों। जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो पारसी लोग हैं ना, ये कहे जाते हैं ये भृगुवंशी ही है। ये भी इनका जो धर्म है ये अग्नि पूजक है। और इनकी जो 3 तो शादियां हुई थी दोस्तों। ये अपने इसमें भृगु जो हैं ये 3 बार दिखाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। विक्रम संवत में भी कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं। एनीवेज, अभी तो हम जो ब्रह्मा जी वाले विष्णु हैं, भृगु हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इनकी जो पहली पत्नी थी वो ख्याति थी, वो दक्ष की पुत्री थी, मतलब इनकी ही भतीजी थी, यू नो दैट वे। और इनकी जो बेटी थी ना वो लक्ष्मी थी। तो एक बहुत बड़ा वंश था इनका दोस्तों। जो ये संजीवनी विद्या है ना दोस्तों, जो संजीवनी बूटी है, ये इन्होंने ही खोजी थी।
और इनके वंश में ही शुक्राचार्य थे जो दैत्यों के गुरु थे। तो जब ये देवासुर संग्राम हुआ था तो इनकी पत्नी और शुक्राचार्य की माता ये दैत्यों को जीवित कर दिया करती थी। तो जब फिर विष्णु ने उनका सिर काट दिया था, ये आपको कहानी मालूम होगी। तो ये जो संजीवनी बूटी है, संजीवनी विद्या है, ये इन्हीं की द्वारा मतलब लाई गई थी। तो इसलिए आयुर्वेद में और अथर्ववेद में भृगु जो है ये बहुत जगह प्राइम आचार्य की तरह दिखते हैं। और इनके वंशजों का अगर हम जोड़ लें तो दोस्तों कहा जाता है कि ऋग्वेद में अनेकों मंत्रों में इनका विवरण मिलता है। ऐसे दोस्तों आगे चलें तो सूर्य चिकित्सा, ऐसे जाने कितने दोस्तों ये भृगु की देन थे हमारे समाज को। मेरा प्रश्न दोस्तों वही बेसिक है कि यदि पहले ब्रह्मा जी मतलब हर एक के फादर और उसका बेटा उसमें वो तालमेल नहीं होगा तो बस फिर ये सब तो खत्म ही हो गया ना, ऐसा कुछ। तो भृगु ने अपने फादर से क्या पूछा है, ये संसार किस चीज से निर्मित है, व्हाट इज दिस वर्ल्ड मेड ऑफ, यूनिवर्स मेड ऑफ, या ब्रह्मा जी का मटेरियल कंटेंट क्या है, समथिंग लाइक दिस, या व्हाट इज दिस आत्मा दैट वी से दैट इज मेड ऑफ, इसका मटेरियल क्या है दोस्तों। अब आप फादर का उत्तर सुनिए दोस्तों। अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन सब में ही ब्रह्म की सत्ता सुरित हो रही है। फादर टेलिंग हिज सन, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनसे बल पाके ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की इच्छा कर वे ही ब्रह्म है। तो ये वरुण ने भृगु को बताया। अब कम्युनिकेशन के लेवल को तो दोस्तों जरा सा रिस्पेक्ट कीजिए। और भृगु जो थे ये अभी छोटे बालक थे। जितनी मैंने चीज़ें बताई ये बाद में इन्होंने और इनके वंश में से निकल के आई थी। ये तो चले गए जंगल की तरफ पिता के उपदेश पे विचार करने के लिए। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ने ब्रह्मचर्य और शमदम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों को त्यागपूर्ण संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। This happened in case of Prahlad also, and this is also seen in the story of Ashoka. It happened many times, friends. तो ये सिमिलर सी स्टोरी बार बार चली आती है। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए प्लीज़, है ना। अपने शेयर वगैरह कर दीजिए क्योंकि फिर बाद में तो बात वाली हो जाती है। ऐसा कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों जब वो चले गए जंगलों में तो एक बात तो ये फैक्ट है कि उस समय ये जैसे कपिल मुनि ने ही वॉज द फर्स्ट फॉर सांख्य, वैसे भृगु वॉज द फर्स्ट फॉर पंचकोश। बट ये सब चीज़ें फैली हुई थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इसको नथिंग में से निकाला। तो जब वो वुड्स में गए तो उन्होंने दुनिया को देखा, उस समय के ऋषियों से मिले, स्टडी किया, समझा और उसको देखा उन्होंने दोस्तों। तो उन्होंने पाया कि फिजिकल बॉडी इज मेड आउट ऑफ फूड। ये जो है ना निकला ये अन्न से ही है, अन्न रूप ही है ये। तो उन्होंने इसे कहा एक
एक कोश है, एक बॉडी है, विच कैन बी कॉल्ड अन्नमय कोश। कहते हैं पहले शरीर बना, ब्रह्मा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधियाँ, वेद और विलों से इस शरीर की उत्पत्ति हुई। तो 5 जो वो महाभूत हैं वो तो मेन हैं ही, लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ उनको उस समय के हिसाब से जोड़ा उन्होंने। और दोस्तों ये योग, ये आयुर्वेद तो थे ही, उधर आसपास चल ही रहे थे, तो इनके हिसाब से ये 5 पंच भौतिक शरीर इसको मानते थे ये लोग, इसको ये स्थूल शरीर कहते थे। और वेदांत तो साफ साफ ऐसी बातें करता ही था कि जीवन मृत्यु देह के हैं। देह यहाँ केवल मानव की देह ना समझिए, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं ऐसा मानिए। वेदांत तो कहता था देह है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो विषय हैं। विषय बुरे नहीं हैं, विषय बंधन नहीं करते, लेकिन जो विषयों में जो सुख भासता है बंधन उसका है। विषय हैं तो विकार हैं, विकार हैं तो दुख है। मानव 5 इंद्रियों के द्वारा ही फंसता है, कर्म करके ही वासनाएं बढ़ा लेता है और नए नए आविष्कार कर नई नई वासनाएं जोड़ता रहता है। दोस्तों भृगु ने पाया कि जैसे अगर कहीं 5-6 बच्चे इकट्ठे, छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु रख दो आप एक माँ के सामने, तो उनको पहचान नहीं पाएगी। मतलब जो जीव है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो उसको सब कुछ संसार में आने के बाद आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ इंसान दे देता है, हम लोग दे देते हैं। उसका नाम भी तो हम ही देते हैं, उसका धर्म हम दे देते हैं। वो तो कहते हैं कि उसकी उम्र भी हम दे देते हैं। आगे उन्होंने समझा कि ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको बैलेंस्ड वे में रखना चाहिए। अगर ये बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो फिर गड़बड़ होने लग पड़ती है शरीर को। और ये शरीर ही है जो थकावट सहन करता है, ठंडी गर्मी सहन करता है। धर्म शरीर के ही होते हैं, रोगी शरीर ही होता है। ये सब चीज़ें भृगु ने उस समय समझी, पढ़ाई, एहसास की। उन्होंने यह भी जाना कि आसन और क्रिया और बैलेंस्ड फूड और रिलैक्सेशन और एक्सरसाइज से इसको शरीर को आप कंट्रोल करना चाहिए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल और रॉन्ग फूड्स इसको बर्बाद कर देती है, अन्नमय कोश को। इसमें योगासन और तत्व शुद्धि और फास्टिंग ये इसमें बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों इन्होंने इस साइकिल को समझा कि देखिए ये अन्न जो है ये पेड़ों पे उगा, किसी खेत में उगा या किसी एनिमल में दूध के नाम पे आया, बना, और किसी गाय ने या भैंस ने या व्हाटएवर और फिर किसी फल में आया, किसी पेड़ में आया, और फिर ये सारा का सारा आदमी का, इंसान का, जानवरों का खाना बन गया, फूड बन गया। इस फूड से फिर एक सार निकले। तो यहाँ पर 7 की बात की गई है। रस है, रक्त है, अस्थि, मेदा, मांस, मज्जा, और एक बड़ी प्यारी चीज उन्होंने समझी कि इसमें से ही वीर्य भी बनता है, इसी अन्न में से। ये यहाँ फिर से वो वाली बात की वेस्टर्न फिलॉसफी एकदम अलग है, हमारी फिलॉसफी एकदम अलग है। इसका पीरियड बताया गया है, कोई 6 हफ्ते में वीर्य बनता है इसी का, अन्न का, और आगे इसी अन्न में से आपका ओजस बनता है। ये 8वीं धातु बताई गई है। आगे यहाँ तक बताया गया कि जितनी भी स्त्रियां हैं इनमें ओवम जिसको हम कहते हैं वो होता है, और शुक्राणु जो होते हैं ये हर एक पुरुष में होते हैं। तो इसमें से ये निकल के आया कि आप एक चीज़ की बर्थ और ग्रोथ इसको समझिए, इसकी सुंदरता समझिए। भृगु यहाँ तक पहुँचे कि अन्न में कोश बनाने की विधि, विधान, सौंदर्य
यदि बुद्धि और प्रज्ञा के साथ गर्भाधान हो तो कैसा संसार बनेगा? ऐसे दो अन्य ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सब लक्षण अन्न में पाए जाते हैं। उनके पिताजी ने क्या बताया था कि इन सब में ही ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। सब प्राणी इसी में से उत्पन्न होते हैं, इसी में से बल पाते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिसमें विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भृगु ने ये पाया कि ब्रह्म के सब लक्षण अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से ही परिणाम भूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी से ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके अब भृगु जो है ये वापस अपने पिता के पास गए और आकर उन्होंने अपना जो भी उनका निश्चय था, जो उनका सार था, जो उन्होंने पाया था, वो पिताजी को बताया कि अन्न ही ब्रह्म है। यहाँ पे दोस्तों पिताजी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझना कि एक बेटा अपनी रिसर्च करके, जो कितनी मीनिंगफुल भी है और ज़रूरी भी है उसके जीवन के लिए भी और आने वाले संसार के लिए भी, आया है वापस और उसने कुछ बताया है, लेकिन फादर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्म अन्न नहीं है, उससे सूक्ष्म है, ये फादर सोच रहे हैं। तो कैसे उसको डील किया दोस्तों? डील तो आपने भी बहुत बार किया होगा, करते होंगे, लेकिन यह भी एक तरीका है, यह भी एक ग्रेटनेस है। उन्होंने सोचा इसने अभी ब्रह्मा के स्थूल रूप को ही समझा है, वास्तविक रूप तक अभी इसकी बुद्धि नहीं गई है, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर, दोस्तों इसे बड़े गौर से समझिए आप, हाउ द फादर इज थिंकिंग, जो कुछ इसने समझा है इसमें इसकी बुद्धि को तुच्छ कराकर अश्रद्धा कर देने में भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बात का उत्तर न देना ही ठीक है। ना आप कुछ कह सकते हैं, ना आप झूठ कह सकते हैं, और सच आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, ऐसी एक स्थिति। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड देन फर्दर टू इट अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ भृगु महाराज, हिज ग्रेटनेस। पिता से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, यदि मैंने ठीक नहीं समझा है तो आप मुझे ब्रह्म तत्व समझाइए। He is saying that if father is not answering, so the son has got the clue. मैंने नहीं समझा है ठीक से, तो आप मुझे समझाइए। तब वरुण ने कहा, तू तत्व के द्वारा ब्रह्म को समझने की कोशिश कर। पहले उन्होंने कहा था उनको वास्तव में जानने की इच्छा कर, आज कह रहे हैं तू तत्व के द्वारा ब्रह्म को समझने की इच्छा कर। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह इनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। तो ऐसा कुछ दोस्तों। So this is the father and son, dialogue. And the first chapter is understood this way. भृगु ने ऐसे अन्नमय कोश तो समझ ही लिया था और आने वाली दुनिया को समझा ही दिया था। It became the topmost sheath which covers the Atma, that
undying element which was being searched by many in many ways, you know. So friends, I hope you have liked the contents of this video. पंचकोश, अन्नमय कोश और ये भृगु की तपस्या का पहला पादान, यू नो। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, यू नो। अपने कमेंट्स जरूर देना दोस्तों। प्लीज़ ट्राई टू हेल्प अस इंक्रीजिंग आवर व्यूअरशिप। Sure, God helps us in all that we do. God will help us. Thank you very much, friends. Thanks.